मृगनयनी की चाल। राजा विक्रमादित्य जल्दी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वेताल पहले की तरह उल्टा लटका हुआ था। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा और अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें दूसरी कहानी सुनाने लगा। ऐसा लगता था मानो उसके पास कहानियों का कोई खजाना हो। जो ही राजा विक्रमादित्य उसे अपने कंधे पर लादते, वो कहानी सुनाना शुरू कर देता। चोरपुर नामक स्थान पर एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनार्दन था। वो बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम मृगनयनी था। वो भी अपनी माँ की तरह खराब चरित्र की थी तथा अपनी माँ से 2 कदम आगे थी। धनार्दन ने जल्दी से उसका विवाह कर दिया, लेकिन मृगनयनी की खराब आदतें विवाह के बाद भी नहीं बदली। विवाह के कुछ ही सप्ताह बाद मृगनयनी के पिता का एक नौकर उसके पास गया। वो पहले उसका प्रेमी रह चुका था। उसे देखकर मृगनयनी नाराज हो गई और उसे वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो वापस नहीं गया तो मृगनयनी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगी और गिलास के पानी में जहर मिला दिया, जिसे पीते ही वो तड़पने लगा। फिर शीघ्र ही उसकी जान निकल गई। मृगनयनी का पति शाम को घर वापस आया। उसने बड़े प्यार से पति की आव भगत की। वो किसी तरह उसे नौकर से दूर रखने में कामयाब रही। जब मृगनयनी का पति सो गया तो वो अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ी। वो चाहती थी कि एक ही तीर से 2 शिकार हो जाएं। उसे अपने प्रेमी के साथ साथ पति से भी छुटकारा मिल जाए, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके बाद मृगनयनी रोने पीटने और चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरे पति ने मेरे मायके से आए नौकर की जान ले ली। ये सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। राजा के सिपाहियों को भी किसी ने बता दिया। उन्होंने मृगनयनी के पति को हत्या के अपराध में बंदी बना लिया। अगले दिन मृगनयनी के पति को दरबार में पेश किया गया। राजा ने सब कुछ सुना और उसके पति को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन तभी एक चोर दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, ये आदमी हत्यारा नहीं है। ये हत्या इसकी पत्नी ने की। मैं इनके घर चोरी करने गया था। चोरी करने से पहले मैं इसके अपराध का गवाह बन गया। मैं डर गया था, इसलिए वहां से भाग गया। लेकिन जब ये पता चला कि इस बेगुनाह आदमी को फांसी की सजा दी जा रही है, तो मैं गवाही देने आ गया। मैं आपको सच बात बताने के लिए ही यहाँ आया हूँ। महाराज, जब इस स्त्री के पिता का नौकर यानी इसका प्रेमी इसके पास आया तो इसने उसे जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं गया तो ये उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। उसे पता ही नहीं चला और इसने गिलास के पानी में जहर मिला दिया। वो नौकर पानी पीते ही तड़पने लगा, फिर शीघ्र ही मर गया। इसके बाद इसने इसको अलमारी के पीछे छिपा दिया। जब रात को इसका पति घर आया तो सारा इल्जाम उसके सिर थोप दिया। महाराज, वो आदमी बेगुनाह है। ये सुनकर मृगनयनी बुरी तरह कांप उठी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पाप का कोई गवाह भी निकल आएगा। अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं रह गया था। चोर द्वारा बताई गई सारी बात सुनकर राजा ने मृगनयनी के पति को छोड़ दिया और मृगनयनी को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने चोर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बेताल ने कहानी खत्म करके राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा विक्रम, अब बता, इस कहानी में असली दोषी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, अगर चोर दरबार में न जाता तो मृगनयनी का पति अकारण मारा जाता। चोर ने पति की मदद की, इसलिए उसकी जान बच गई। कुल मिलाकर सारा दोष मृगनयनी के पिता का है। उसने अपने दामाद को बेटी के चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया? पिता ने तो उसका विवाह करके अपनी इज्जत बचा ली, मगर उसकी एक भूल सारे परिवार के विनाश का कारण बन गई। राजा विक्रमादित्य के उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, तूने सही उत्तर दिया। तू सचमुच बहुत बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा उसके पीछे दौड़ पड़े ताकि अपना वचन पूरा कर सकें। वे हर स्थिति में बेताल को साधु को सौंपना चाहते थे। गलती किसकी? जब राजा ने बेताल को फिर से कंधे पर रखा और अपनी यात्रा शुरू की तो वो एक अन्य कहानी सुनाने लगा। चूरपुर में भद्रवत नामक एक ब्राह्मण रहता था।
एक दिन उसे एक विवाह समारोह में बुलाया गया। वहां उसने लीलावती नाम की एक सुंदर एवं आकर्षक लड़की देखी। वो उसे प्यार करने लगा। वो लड़की भी उसे पसंद करने लगी। भद्रावत ने उससे पूछा कि क्या वो उससे विवाह करना चाहेगी। लड़की ने हामी भर दी। फिर एक शुभ मुहूर्त में भद्रावत और लीलावती का विवाह हो गया। वो उसे अपने घर ले आया। इस तरह समय बीतने लगा। वे लोग अपने विवाह का आनंद ले रहे थे। समय प्राप्त होते ही भद्रावत और लीलावती किसी जगह घूमने चले जाते। एक बार जब भद्रावत को समय मिला तो उन्होंने सागर तट पर जाने की योजना बनाई। जब वे सागर के किनारे बैठे ठंडी हवा खा रहे थे, तभी पानी में लहरें उठने लगी और वे लीलावती को बहा ले गई। भद्रावत अपनी पत्नी की मौत नहीं सह सका। वो बहुत देर तक सागर के पास खड़ा रहा। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे भिखारी बना दिया। वो इधर उधर भागने लगा। कुछ दिन यूं ही भटकने के बाद भद्रावत कंचरपुर नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसके पिता के मित्र वासुदेव रहते थे। जब वासुदेव ने भद्रावत को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया। भद्रावत की हालत बहुत खराब थी। वे उसे अपने साथ घर ले आए। वासुदेव ने भद्रावत से अपने साथ रहने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब भद्रावत की हालत बुरी हो गई थी। उसके शरीर पर मांस का निशान तक नहीं बचा था। वासुदेव चाहते थे कि भद्रावत को अच्छा भोजन दिया जाए ताकि वो ठीक हो सके। एक दिन वासुदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूध और चावल की मीठी खीर बनाकर भद्रावत को खिलाए। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, लेकिन भद्रावत खीर का कटोरा लेकर बाग में चला गया और उसे एक जगह रख दिया। इसके बाद वो लीलावती को याद करके रोने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो बहुत गहरी निद्रा में सो गया। वासुदेव की पत्नी द्वारा दिया गया खीर का कटोरा वहीं रखा था। तभी वहां पेड़ की खोखल में रहने वाला एक जहरीला सांप बाहर आया। उसने खीर का कटोरा देखा। वो उस कटोरे के पास गया। फिर उसने कटोरे में अपना जहर उगला और वापस अपने खोखल में चला गया। जब भद्रावत सोकर उठा तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने झट से वो जहरीली खीर खा ली। जो ही भद्रावत ने वो मीठी खीर खाई, उसके शरीर पर सांप के जहर का प्रभाव होने लगा। कुछ ही देर में उसका जी मिचलाने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में भद्रावत को कुछ संदेह होने लगा। पहले तो उसे लगा कि अचानक बुखार हो गया है। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद भद्रावत को पसीना आने लगा और पूरा शरीर अकड़ गया। तभी उसकी समझ में आया कि उसने जहर खा लिया है। वो वासुदेव की घर की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चिल्लाने लगा, तुमने मुझे जहर दे दिया, तुमने मुझे जहर दे दिया। इसके बाद वो उनके घर के दरवाजे के बाहर गिरा और मर गया। ये देखकर वासुदेव को बहुत दुख हुआ। वो अपनी पत्नी को डांटने लगे। वासुदेव ने उस पर आरोप लगाया कि उसने खीर में जहर मिला दिया था, जिससे भद्रावत की मृत्यु हो गई। ये सुनकर वासुदेव की पत्नी रोने लगी। वो दौड़कर घर के पीछे गई और वहां स्थित कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अब बता, वासुदेव की पत्नी की हत्या का दोषी कौन है, वासुदेव या भद्रावत? तुम क्या कहते हो? राजा विक्रमादित्य इस बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, उन दोनों में से किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। बेताल ने पूछा, फिर क्या उस सांप को दोषी मानना चाहिए जिसने स्वभाववश उस खीर में अपना जहर उगल दिया था? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, सांप का तो स्वभाव ही होता है, वो हर जगह विष उगलता रहता है। उसने जानबूझकर खीर में जहर नहीं उगला। इन जीवों को ऐसे काम के लिए दोषी ठहराना मूर्खता होगी। बेताल ने पूछा, फिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? यहाँ गलती किसकी है? राजा विक्रमादित्य बोले, भद्रवत को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन सारी गलती उसकी भी नहीं है। उसकी मानसिक दशा अच्छी नहीं थी। ऐसा व्यक्ति अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। इस मामले में मैं किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बेताल ने राजा से कहा, राजा, बात तो तूने ठीक कही, लेकिन तू बोला और मैं चला। मैं अपने पीपल पर वापस जा रहा हूं। ये कहकर बेताल जंगल की ओर उड़ चला और राजा खुद को कोसने लगे कि वे चुप क्यों नहीं रहे। फिर वे भी उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ने लगे।